हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के सेशन में हम लोग पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के महत्वपूर्ण चैप्टरों के बारे में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका उनका हम लोग यहाँ पर क्रम वाइज देखेंगे, अध्ययन करेंगे सिलसिलेवार तरीके से हर चैप्टर बाई चैप्टर से, जैसे घटना चक्र में दिया हुआ है मुख्यतः उसी आधार पर भी हम लोग करेंगे। चलिए तो हम लोग अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ही टॉपिक हमारा नाम है पर्यावरण। पर्यावरण के जो क्वेश्चंस हैं, एक खास बात बता दूं कि ये सारे जैसे पर्यावरण है अभी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, फिर इसके मैं रिवीजन के लिए रिवीजन शॉर्ट्स कराऊंगा, फिर आप कहेंगे तो मैं अलग से डिटेल्स में उसको जैसे मेंस वाइज क्वेश्चन होता है वैसे किया जाएगा। आप लोग हम लोग मिलकर सभी लोग जैसा आप लोग कोऑपरेट करेंगे वैसा वैसा काम किया जाएगा। तो चलिए हम लोग अभी फ़िलहाल में इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पर्यावरण से क्या अभिप्राय है। भूमि, देखिए ये परीक्षा यूपीपीसीएस से पूछा गया 2006 में प्री में। भूमि, जल, वायु, पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। दूसरा, इन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती हैं। तीसरा, भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्थाओं जो अंतर संबंधित होती है। और चौथा डी, उपयुक्त सभी। हम लोग पढ़ते हैं कि क्या है पर्यावरण। तो पर्यावरण क्या है, हमारे जो आसपास मौजूद है और साथ ही उसमें जो जो मौजूद है ना सिर्फ वो प्राकृतिक बल्कि उसमें क्रियात्मक संबंध भी स्थापित रहता है। अंतः क्रिया एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए होते हैं। यह हम सभी जानते हैं, हम लोग जानते हैं। जब इसका पर्यावरण के बारे में पढ़े होंगे डिफिनेशन में, तो क्या है पर्यावरण। ये आसपास जो मिलता है और ये जो मिलते हैं सजीव निर्जीव सभी ये लोग मिलकर क्या करते हैं, अंतः क्रियात्मक व्यवस्था से संबंधित होते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पर्यावरण। चलिए आगे क्वेश्चन से हम लोग बोलते हैं, इसका ऑप्शन डी सही होगा। चलिए, पर्यावरण किससे बनता है। जीवीय घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, अजैव घटकों से, उपयुक्त सभी से। मैंने बताया ना कि ना सिर्फ इसमें जीव होते हैं, निर्जीव भी होते हैं, और जो प्राकृतिक होते हैं वो भू आकृतिक जो हमारा जमीन है। तो इसमें क्या हो जाएगा, डी नंबर। ये क्वेश्चन भी डी नंबर। चलिए अब अगला क्वेश्चन से दूसरा चैप्टर का नाम है, हालांकि इसी का ही सब टॉपिक से, धारणीय विकास या सतत विकास। धारणीय विकास या सतत विकास का आगे हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आते हैं इसका क्वेश्चन है। धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। पहला, प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन, औद्योगिक संसाधन, सामाजिक संसाधन। आपको पहले धारणीय और सतत विकास समझ देखिए पहले। धारणीय विकास का मतलब कि देखिए, हाँ हमारे पृथ्वी पर जो मौजूद है रिसोर्स है, हम लोग बहुत तेजी से इसका पिछले वर्षों में से 100 वर्षों में या 200 वर्ष से इसको क्या है, जब से क्रांति आई है तब से बहुत ज़्यादा इसका दोहन हुआ है और ये कई चीज़ें विलुप्ति के कगार पर पहुंच गई हैं। तो इसीलिए इनको क्या है किया गया है कि जो बौद्धिक वर्ग के लोग थे वो बैठे और उन्होंने एक निर्णय लिया कि ऐसा विकास किया जाए, ऐसा जिससे कि आने वाला जो रिसोर्सेस हो जल्दी ये समाप्त भी ना हो और हमारे जो पीढ़ी आने वाले उनके लिए भी मतलब कि उपयोग कर सके। अगर हम ही ख़त्म कर देंगे तो वो क्या करेंगे। आज ही हम लोग कोयला जला देंगे तो आने वाली पीढ़ी क्या कोयला जलाएगी। हालांकि न्यू न्यू टेक्नोलॉजी क्या है कि इन्वेशन हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। इसीलिए उसी उसी बेस पर ही नए नए टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, जो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जो आ रहे हैं। चलिए उसी का है जो किसके लिए है, प्राकृतिक संसाधनों को दोहन से बचने के लिए। चलिए आगे क्वेश्चन है। सतत विकास के लिए आवश्यक है जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता का घटना, उपयोग सभी। सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है, जैव विविधता का संरक्षण। ये बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है जैव विविधता का संरक्षण करना। प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, प्रदूषण का भी, प्रदूषण का अगर हम कंट्रोल ही नहीं करेंगे तो बहुत सारा आपको पता होगा कि वैसे जीव जो समाप्त हो जाएंगे। तो बहुत सारा एक हम बताएं कि ये एक दूसरे क्या, हमारा जो पर्यावरण वातावरण एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अगर ऐसा होता है तो इंडिया बहुत सारे जीव विलुप्त हो जाएंगे और जैसे कि अभी फिलहाल में कितने जीव विलुप्त हो गए हैं आप देख ही रहेंगे। डोडो, पक्षी और भी कई सारे जीव संकटग्रस्त हैं। और देखिए निर्धनता को घटाने के लिए बहुत आवश्यक है। अभी फिलहाल में कई रिसर्च रिपोर्टें आ रही हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या है, निर्धनता बढ़ रही है। कई जगहों पर अधिक सूखा पड़ने वाली है और क्या है, सूखा
अभी आप अफ्रीका में एक दिखाया जा रहा था कुछ एक झील है, क्या झील है उसका नाम थोड़ा मैं भूल रहा हूँ। वो झील क्या है कि पिछले वर्ष बहुत उसमें मतलब कि बहुत पानी हमेशा था उसमें, झरने थी, लेकिन वो सूख गई है पूरी तरह, लगभग पूरी तरह सूख गई है वो झील। समझ जाइए ग्लोबल वार्मिंग का क्या इफेक्ट है। वही ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट बताया जा रहा है कि कई जो जो अ, द्वीप हैं जो समुद्र से बहुत ही नाम मात्र के थोड़ा सा ऊंचे हुए हैं, वो जल की मात्रा बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक है कि वो डूब जाएंगे। तो इसीलिए क्या हालांकि मैं टॉपिक से थोड़ा सा ये हो गया, निर्धनता को घटाना कई ऐसी चीज़ है और जो वो निर्धनता को घटाएगी अगर इससे बचा जाएगा तो चलिए सतत विकास का ये हमारा लक्ष्य भी है। आप एसडीजी भी पढ़ेंगे तो उसका में भी ये सब पर्यावरण का संरक्षण, जल का, फिर से सामाजिक महिलाओं का उद्यान और निर्धनता को घटाना, ये सब सारे इसमें। चलिए प्रकृति में कार्बन चक्र और जल चक्र हमारा अगला सब टॉपिक्स है। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैव पदार्थों का विषय, ज्वालामुखी क्रिया। क्या उपयुक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं? अच्छा बताइए इसमें कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ेगी आपको? प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय, ज्वालामुखी क्रिया। अच्छा देखिए, पेड़ क्या निकालता है आपसे? पेड़ क्या देता है? वो तो CO2 ग्रहण करता है, ऑक्सीजन निकालता है। आपको पता हो कि H2O विमुक्त करता है जब आप प्रकाश संश्लेषण करता है तो समझ और उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण का तो जो होता है C6H12 और C, उस तरह का आप देखेंगे तो जो लास्ट में क्या करते हैं H2O में मुक्त करता है, इसमें CO2 भी मुक्त नहीं करता। श्वसन में हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं सारे हम लोग जीव जंतु जो हैं, जंतु पेड़ पौधों को छोड़ाकर। जैव पदार्थों का अपक्षय, जैव पदार्थों का अगर अपक्षय होगा तो उससे भी निकलेगा, अच्छा ना। CO2 ज्वालामुखी क्रिया से भी ऐसी गैसें से निकलती है, तो इसको क्या बोलते हैं? ये देखिए इस सब से क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसें से निकलती है। चलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा? C 2 3 4 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं एक बार इसको फिर से पढ़ दूँ। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बनिक पदार्थों का अपघटन जीवधारियों द्वारा श्वसन की प्रक्रिया से, ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से, जीवाश्म ईंधनों के दहन से, देखिए इत्यादि से कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचती है। सौपोषित पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स के निर्माण में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ना कि विमोचित करते हैं। और वो क्या करते हैं, विमुक्त नहीं करते हैं, वो उपयोग करते हैं, ये पहले ही बताया गया था। वो H2O रिलीज करते हैं। अधोलिखित में एनर्जी बनाते हैं और H2O। अधोलिखित में कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? फर्स्ट श्वसन, दूसरा प्रकाश संश्लेषण, जैविक पदार्थों का ज्वालामुखी, अभी भी बताया प्रकाश संश्लेषण। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है कार्बन चक्र में, हाइड्रोजन चक्र में, जल चक्र में, नाइट्रोजन चक्र में। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस में है बताइए? हाइड्रोजन चक्र में, जल चक्र में, क्या किस में? जल चक्र में सबसे, क्योंकि अभी तो जल चक्र तो बहुत पहले से ही तीसरे चौथे क्लास में पढ़ते हैं। तो बारिश पड़ा, फिर सनलाइट हुआ, सनलाइट से फिर आवास बन के ऊपर गया, उस पर संघनन हुआ, संघनन में बहुत सारे हो सके तो क्रिस्टल रूप रख लिया, बर्फ के थोड़ा सा कुछ रूप ले लिए, कुछ पानी बूंदे कहीं, फिर वो कहीं भारी हुआ तो पानी वाला वर्षा, फिर नीचे आया, फिर धूप हुआ, इस तरह मतलब कि जल चक्र बना था। ये तो जल चक्र क्या है, पूर्णतः लगभग पूर्णतः सौर विकिरण पर ही लगभग निर्भर होता है। वर्षा मतलब उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है सौर विकिरण की। चलिए, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है हवा के दबाव पर, वायुमंडल में नमी पर, जल चक्र पर, तापक्रम पर। तो वायुमंडल में नमी पर निर्भर करता है। जब वायुमंडल में नमी जैसा रहेगी वैसा वहाँ पर क्या होगा, जैसे वायुमंडल में नमी वर्षा की मात्रा निर्धारण करती है। सभी प्रकार की वर्षा की मात्रा, बूंदा बूंदी, बर्फबारी तथा इत्यादि वायुमंडल की मात्रा में क्या बढ़ोतरी से बढ़ जाती है। वर्षा की मात्रा मतलब कि कहने का मतलब कि वर्षा की मात्रा निर्भर किस पर करती है? वायुमंडल में नमी पर। न अगर हमारी तरफ वायु शुष्क रहेगा तो एकदम हवा क्या रहेगी, शुष्क रहेगी। अभी देखिए बरसात के मौसम में क्या होता है, उस समय की जो आप देखेंगे वायु में, उसमें नमी क्या होती है, अधिक होती है। ये याद रखिए। आगे हम लोग जब ये स्पेसिफिक टॉपिक वाइज पढ़ेंगे ना, बहुत मजा आएगा। और क्या होता है सापेक्ष आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता, ये सब पढ़ेंगे और आगे पढ़ेंगे
आगे भी पढ़ेंगे, बहुत कुछ पढ़ेंगे। चलिए, वर्षा के प्रकार पढ़ेंगे, वर्षा क्यों होती है, कहाँ होती है, आखिर क्या कारण है कि राजस्थान में नहीं होती है। अच्छा, वहीं उसके उर्स में नॉर्दर्न पार्ट में हिमाचल प्रदेश में खूब, केदारनाथ में बहुत कड़कड़ाकर बारिश होती है। चलिए तो इसका भी हम लोग करेंगे। चलिए आगे हम लोग करते हैं। कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि नई मिट्टी में ईस्ट खनिज पदार्थ नहीं रहते हैं। बी, अधिकांश मूलरूप नई मिट्टी से अधिक शक्ति से जकड़ लेते हैं। सी, प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूलरूप नष्ट हो जाते हैं। प्रतिरोपण के दौरान पत्तियां क्षतिग्रस्त हो जाती है। प्रतिरोपण के दौरान पत्तियां क्षतिग्रस्त हो जाती है। देखिए एक बार, कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि नई मिट्टी में खनिज, ऐसा कोई बात नहीं है, कोई सटीक आंसर ये नहीं लगता है नंबर। अधिकांश मूलरूप नई मिट्टी से अधिक शक्ति से जकड़ लेते हैं, ये भी कोई उचित नहीं पड़ रहा है। अगला, प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूलरूप नष्ट हो जाते हैं। अधिकांश मूलरूप नष्ट हो जाते हैं, हाँ ये अधिक सटीक आंसर है। मूलरूप जो आप देखे होंगे, मूलरूप क्या होता है, जहाँ से जो आगे गांठ की तरह होता है, तो वो नष्ट हो जाते हैं, तो उसी की वजह से थोड़ा सा ये दिक्कत हो जाती है। चलिए आज तो हम लोग यहाँ करते हैं फिनिश, और अगला हम लोग वायुमंडल के क्वेश्चन से करेंगे। और ख़ास बात है कि आप लोग सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके और भी हमें भी अच्छा लगेगा, और आप लोग भी नई चीज़ सीखने को मिलेंगे। क्योंकि एक चीज़ एक दूसरे को कोई मदद नहीं करेगा तो कोई सीखेगा नहीं। जो हमारे पास जो है आपको हम सिखाएंगे, और जो और आपकी जो जैसा जैसा हमारा सहायता बन रहा है, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, आपकी जो सहायता है आप कीजिए। चलिए बस, ओके, और कुछ नहीं करना है। चलिए धन्यवाद। जैसा होगा, आपको भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमारे कमेंट में कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद दोस्तों।